नमस्ते विद्यार्थियों। जैसा कि हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया था, भारत के संविधान में संशोधन मतलब एक सोशल रिफॉर्म का इंस्ट्रूमेंट के रूप में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को स्टेबलाइज किया गया है। संविधान सभा में डॉक्टर अम्बेडकर का भाषण को भी अपन ने थोड़ा सा देखने की कोशिश की थी। जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू ने भी इसके ऊपर क्या कहा था। तो कुल मिलाकर के सार रूप में अपन इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि संविधान अपने आप में साध्य नहीं है। संविधान एकमात्र साधन है लोगों का जीवन सरल बनाने का, लोगों के जीवन को सुखी व संपन्न बनाने का, राज्य के विकास का एक साधन मात्र है। तो संविधान हमेशा लचीला ही होना चाहिए, लेकिन इतना भी लचीला नहीं होना चाहिए कि कोई भी सरकार आए और उसमें आमूलचूल परिवर्तन कर दे, यानी कि संविधान को ही बदल दे। यह भी हमारे संविधान निर्माता नहीं चाहते थे कि कोई भी बहुमत की सरकार आए और वो अपनी तानाशाही के लिए संविधान को ही बदल दे, ऐसा भी नहीं चाहते थे वो। इसलिए उन्होंने संविधान की जो संशोधन की प्रक्रिया है उसको बड़ा एक तरह का बहुत सोच समझ कर के इसमें डाली है। तो आज अपन भारत के संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है उसको अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ब्रायसी और डायसी ने संविधानों का वर्गीकरण किया है। वे उन संविधानों को लचीला मानते हैं जिनको संसद साधारण कानूनों की भांति साधारण बहुमत से बदल सकती है। उनके मतानुसार वह संविधान कठोर है जिनके बदलने के लिए विशेष प्रक्रिया होती है। भारत का संविधान न तो इतना लचीला है जितना कि इंग्लैंड का है और न ही इतना कठोर है जितना कि संयुक्त राज्य अमेरिका का है। अब ये देखिए, डायसी और ब्रायसी दुनिया के अंतर्गत संविधान के ऊपर लिखने वाले सबसे बड़े विद्वान में हैं। इन्होंने कहा है कि भारत का संविधान इंग्लैंड के जितना लचीला भी नहीं है तो अमेरिका के जितना कठोर भी नहीं है। अब जब भारत के संविधान को प्रारंभिक स्टेज पे अपन स्टडी कर रहे थे तब हमने देखा था कि हमने भारत के संविधान में अमेरिका से भी ग्रहण किया है, इंग्लैंड से भी ग्रहण किया है। अब यहाँ पर थोड़ा रुक कर के अपन देख सकते हैं कि कितने बुद्धिमान थे हमारे संविधान निर्माता। डॉक्टर अम्बेडकर कितने बुद्धिजीवी थे, कितने बड़े विद्वान थे कि उन्होंने तमाम देशों के संविधानों का अध्ययन करके अपने देश की परिस्थितियों के हिसाब से हमारे संविधान को बनाया और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी का ऐसा मिक्सर बनाया है कि आप आवश्यकता हो तो तत्काल उसमें चेंज कर सकते हो, और अगर आपकी भावना सही नहीं है, आपका टारगेट सही नहीं है, आपकी मनस्थिति, मेरा मतलब कि आपके अंदर कुछ और है, तो आप उसमें इतना आसानी से परिवर्तन भी नहीं कर सकते। क्योंकि भारत है तो एक संघ राष्ट्र ना, और संघ राष्ट्र की विशेषता होती है कि केंद्र और राज्यों में अलग अलग सरकार होती है। संघीय सरकार जिसके पास संघीय सूची के विषय हैं, राज्यों में राज्य सरकारें जिनके पास राज्य सूची के विषय हैं, और एक बीच की होती है समवर्ती सूची जिसमें दोनों सरकारें कानून बना सकती है। विरोध की स्थिति में ऊपर वाली केंद्र सरकार का कानून लागू होगा। अब इसको व्यवहारिक राजनीति के अंतर्गत देखें तो भारत के अंतर्गत जैसे कि केंद्र में किसी अन्य दल की सरकार है, राज्य में किसी अन्य दल की सरकार है, तो केंद्र की सरकार अगर सोचे कि हम इस संविधान को आमूलचूल परिवर्तन कर दें तो वो संभव नहीं है, क्योंकि उसे आधे से ज़्यादा राज्यों की सहमति लेना आवश्यक है। जैसे कि अभी पिछले दिनों आपने एनआरसी के ऊपर देखा, एनआरसी के ऊपर देखा, और सीएए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, जैसे कि केरल की सरकार ने पहले पारित कर दिया कि हम एनआरसी लागू नहीं करें, विधानसभा ने प्रस्ताव पारित कर दिया। राजस्थान की सरकार ने पारित कर दिया विधानसभा में प्रस्ताव। पश्चिम बंगाल ने पारित कर दिया। अब केंद्र में बीजेपी की सरकार है। प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, तो इस संविधान संशोधन से संबंधित आती है प्रैक्टिकल चीज़ है कि केंद्र की सरकार चाहती है कि हम इसको लगाएं, लेकिन राज्यों की विधानसभाएं इसको नकार रही है। तो इतना आसान भी नहीं है केंद्र सरकार के लिए अपनी मनमर्जी करना, चाहे बहुमत कितना ही हो। अगर ऐसा हो जाए कि देश के तमाम राज्यों में एक ही दल की सरकार हो और ऊपर केंद्र में भी एक ही दल की सरकार हो, तब जाके ये संभव है। लेकिन ऐसा भारत की परिस्थितियों के संदर्भ में इतना आसान नहीं है, इतना ईजी नहीं है। तो भारतीय संविधान के निर्माता ये चाहते थे कि संविधान इतना कठोर न बन जाए कि उसमें बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन न किया जा सके, और ना ही इतना लचीला बन जाए कि सत्तारूढ़ दल केवल अपनी सुविधा के लिए इसमें बार बार परिवर्तन कर ले। अतः उन्होंने बिल्कुल बीच का मार्ग अपनाया।
जैसा कि मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए मिक्सचर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। कठोरता और लचीलेपन का मिश्रित रूप है भारत का संविधान। इंग्लैंड की जितना लचीला भी नहीं है तो अमेरिका की जितना कठोर भी नहीं है कि उसमें अमेंडमेंट ही नहीं किया जा सके। ये आश्चर्य की बात है कि अमेरिका के संविधान में 1789 से लेकर अब तक कुल 10 संशोधन हुए हैं, ओनली 10। और ये भी आश्चर्य की बात है कि अमेरिका का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान, ओनली 7 आर्टिकल। बताइए, तो अमेरिका की परिस्थिति अलग है, भारत की परिस्थिति अलग है। हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत का संविधान बनाया है। भारत का संविधान बनाया तो भारत की परिस्थिति के अनुसार ही बनाया है। अब अपन इसमें देखने का प्रयास करते हैं भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कौन कौन सी है। देखिए, संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। प्रथम, पहला संशोधन, पहला प्रकार देखिए, भाग 20 में अनुच्छेद 368 भारत के संविधान की संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख करता है। भाग 20 आर्टिकल 368 इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, राइट, ओके। देखिए, पहला जो है इसमें वो है, हमारे संविधान में कतिपय अंश ऐसे हैं जिसको संसद केवल साधारण बहुमत से परिवर्तित कर सकती है। पहला जो है बिल्कुल इजी है, इजी गोइंग प्रोसेस है। कुछ उपबंध ऐसे हैं जिनको पार्लियामेंट साधारण सामान्य बहुमत से कर सकती है। अब वो कौन कौन से, उनको थोड़ा सा अपन दृष्टिपात करने का प्रयास करते हैं। पहला है अनुच्छेद 2, 3 और 4 जो संसद को कानून द्वारा ये अधिकार दिलाते हैं कि वह नए राज्यों को प्रविष्ट कर सके, सीमा परिवर्तन द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सके और तदनुसार प्रथम व चतुर्थ अनुसूची में परिवर्तित कर सके। 2 नंबर का जो है वो है अनुच्छेद 73 जो संसद की किसी अन्य व्यवस्था के होने तक राज्य में कुछ सुनिश्चित शक्तियां निहित करता है। अनुच्छेद 100 का 3 जिसमें संसद को नई व्यवस्था होने तक संसदीय गणपूर्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद, ये 4 नंबर का जो बात है वो है अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 97, अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 165 का 5 तथा 221 का 2 जो द्वितीय अनुसूची में परिवर्तन की अनुमति देते हैं। अब अनुच्छेद 5 नंबर का बिंदु है इसमें, अनुच्छेद 105 का 3 संसद द्वारा परिभाषित किए जाने वाले संसदीय विशेषाधिकारों की व्यवस्था करता है। 6 नंबर का बिंदु है अनुच्छेद 106 जो संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों की व्यवस्था करता है। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, पार्लियामेंट में जो सांसद होते हैं उनके वेतन भत्तों में संशोधन का जो कार्य है वो बिल्कुल ईजी है। सामान्य बहुमत से वो उनके वेतन भत्ते बढ़ाए जा सकते हैं, कम तो खैर उदाहरण नहीं मिलता कम करने का तो, लेकिन बढ़ाए जा सकते हैं। 7वें नंबर का जो बिंदु है सामान्य संशोधन की जो प्रक्रिया है, इजी गोइंग संशोधन की जो प्रक्रिया वो है अनुच्छेद 118 का 2 जो संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत किए जाने पर प्रक्रिया से संबंधित विधि की व्यवस्था करता है। 8वें नंबर का बिंदु है अनुच्छेद 120 का 3 जो संसद द्वारा किसी नई व्यवस्था के न किए जाने पर 15 वर्षों के उपरांत अंग्रेजी को संसदीय भाषा के रूप में छोड़ने की व्यवस्था करता है। अंग्रेजी को संसदीय भाषा के रूप में छोड़ने की व्यवस्था करता है। 9 नंबर का बिंदु है अनुच्छेद 124 का 1 जिसमें यह व्यवस्था है कि संसद द्वारा किसी व्यवस्था के न होने तक सर्वोच्च न्यायालय में 7 न्यायाधीश होंगे। 10वें नंबर का बिंदु है अनुच्छेद 133 का 3 जो संसद द्वारा नई व्यवस्था न किए जाने तक उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को भेजी गई अपील को रोकता है। 11 नंबर की जो बात है वो है अनुच्छेद 135 जो संसद द्वारा किसी अन्य व्यवस्था के न किए जाने तक सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक सुनिश्चित अधिकार क्षेत्र निश्चित करता है। 12 नंबर का जो बिंदु है वो है अनुच्छेद 169(1) जो कुछ शर्तों के साथ विधान परिषदों को भंग करने की व्यवस्था करता है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं हमारे संविधान में ये सारे उपबंध ऐसे हैं
अथवा जिनके प्रभाव को बिना किसी संवैधानिक संशोधन के संसद सामान्य विधि प्रक्रिया के द्वारा साधारण बहुमत से बदल सकती है। ये उपरोक्त जो 12 तरह की पॉइंट्स थे, इनको कोई विशेष प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती बदलने के लिए, संसद अपने सामान्य बहुमत से भी बदल सकती है। दूसरा जो प्रोसेस है संविधान संशोधन का, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ये भी था, इम्पोर्टेंट ये भी है, इसके आगे वाला भी इम्पोर्टेंट होगा। मतलब आपको जो चीज़ मेन समझने की है वो ये है, आपको आर्टिकल 368 भाग 20 ये अनुच्छेद संशोधन की व्यवस्था करता है। अब संशोधन 3 प्रकार से हो सकते हैं। प्रथम मैंने आपको बताया, दूसरा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, द्वितीय श्रेणी में संविधान के कतिपय विशिष्ट प्रावधान हैं जो वास्तव में संघ एवं राज्यों दोनों से संबंधित हैं। इनके संशोधन के लिए संशोधन विधेयक को 2 चरणों को पार करना होता है। सर्वप्रथम संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संसद के प्रत्येक सदन में विधेयक को सदन की कुल संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान में हिस्सा लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। द्वितीय, संसद द्वारा उपर्युक्त प्रक्रिया अनुसार जब विधेयक पारित तो हो जाता है तो दूसरे चरण में प्रवेश करता है। उसमें उक्त संशोधन विधेयक को संघ के राज्यों में से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा स्वीकृति मिलनी चाहिए। उसके बाद राष्ट्रपति की सहमति से संसद में आवश्यक संशोधन लागू होगा। संविधान संशोधन की यह प्रक्रिया विभिन्न साधनों के लिए आवश्यक है जो निम्नलिखित विषयों के अनुच्छेदों से संबंधित हैं। जैसे कि मतलब कि 2/3 बहुमत, संसद की कुल सदस्य संख्या तथा मतदान में हिस्सा लेने वाले लोगों की 2/3 बहुमत से ये कुछ बातें हैं जिनमें संशोधन किया जा सकता है। इसके बाद में राज्यों की आधे से अधिक राज्यों की सहमति, जैसे कि हिंदुस्तान में 29 स्टेट है तो लगभग 15 राज्यों की सहमति जिसमें आवश्यक होगी। ये कुछ बातें, कुछ बिंदु हैं, 8-9 पॉइंट हैं जिनके ऊपर दृष्टिपात करते हैं किन किन मुद्दों पे पार्लियामेंट को अमेंडमेंट करने के लिए ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। पहला है आर्टिकल 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का जो वर्तमान निर्वाचन एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली से जो है, इसमें अगर आपको चेंज करना है तो ये अमेंडमेंट का दूसरी जो प्रक्रिया है, विशेष बहुमत 2/3 बहुमत व आधे राज्यों की सहमति, वो पारित करनी पड़ेगी। दूसरा बिंदु है आर्टिकल 55, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली। पहला था 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, दूसरा है राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली। तीसरा है अनुच्छेद 72, संघ की कार्यपालिका शक्ति की सीमाएं। चौथा है अनुच्छेद 162, संघ के राज्यों की कार्यपालिका शक्ति की सीमा। पांचवा है अनुच्छेद 241, केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था। छठवां है भाग 5 का अध्याय 4, संघ की कार्यपालिका। सातवां है भाग 6 का अध्याय 5, राज्यों के उच्च न्यायालय। आठवां है भाग 11 का अध्याय 1, संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध। नौवां है अनुच्छेद 368, संविधान में संशोधन। यानी कि अनुच्छेद 368 जो संविधान संशोधन की व्यवस्था करता है, इसमें भी पार्लियामेंट संशोधन कर सकती है, लेकिन ये सेकंड वाले प्रोसेस के द्वारा ही हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता। इस प्रकार ये अपने हो गए संविधान के संशोधन करने की प्रक्रिया के 2 चरण। पहला चरण सामान्य बहुमत, सामान्य विधि बनाने वाले 2/3 बहुमत सामान्य सा जो भी उपस्थित है। दूसरा है जो उपस्थित मतदान भाग ले उनका 2/3 प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति आवश्यक होना। ये एक तरीके से पार्लियामेंट के को राइट्स हैं। तो आज की क्लास यही। थैंक यू।